नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमोहन सोलंकी। आज मैं आपसे भारतीय दंड संहिता 1860 के ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चर्चा करूंगा, यानी संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में चर्चा करूंगा। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में थेफ्ट के विषय में आपको बताया था कि थेफ्ट 378 आईपीसी में डिफाइन किया गया है, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स उस पर चर्चा की थी, उस पर दिए गए जो 5 एक्सप्लेनेशन है उस पर मैंने चर्चा की थी। जो इलस्ट्रेशन उसमें दिए गए हैं 16 इलस्ट्रेशन, उसमें 4 इलस्ट्रेशन पर मैंने चर्चा की थी। आज मैं थेफ्ट के आगे जो इसके थेफ्ट के जो वेरिएंट दिए गए हैं उनके विषय में संक्षेप में बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको एक्सटॉर्शन के विषय में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। जो अब मैंने उस पर पिछले लेक्चर में 378 और 379 के ऊपर चर्चा की थी। यहाँ पर मैंने बताया था कि 378 में डेफिनेशन दी गई है और 379 में इसका जो पनिशमेंट है 3 साल और विद फाइन और विद बोथ है। आइदर डिस्क्रिप्शन वाला पनिशमेंट है ये। 380 में जो बताया गया है थेफ्ट इन डेलिंग हाउस, मतलब अगर कोई डेवलिंग हाउस में कोई चोरी हो रही है तो डेवलिंग हाउस से मतलब क्या हो गया कि यानी कोई बिल्डिंग है, टेंट है, वेसल है, या फिर ऐसा कोई स्थान जहाँ पर प्रॉपर्टी को कस्टडी में रखा जाता है, अगर वहाँ से चोरी हो रही है तो उस परिस्थिति में अपराध की जो सज़ा होगी वो आइदर डिस्क्रिप्शन 7 ईयर एंड फाइन होगी। 381 ने बताया है कि थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर। इसमें बताया गया है कि क्लर्क और सर्वेंट अपने मालिक की प्रॉपर्टी से यदि कोई चोरी करते हैं तो उसके विषय में बताया गया है। हुवर बीइंग ए क्लर्क और सर्वेंट और बीइंग एम्प्लॉयड इन द कैपेसिटी ऑफ क्लर्क और सर्वेंट कमिट थेफ्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ हिज मास्टर और एम्प्लॉयर शैल बी पनिश्ड विद आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर एंड फाइन। यहाँ पर 380 के तरीके से 7 साल और फाइन की सज़ा है, पर यहाँ पर यह बताया गया है कि जो लिपिक या सेवक द्वारा अपने स्वामी के कब्जे से चोरी की बात कही गई है, उससे जो लिपिक या सेवक की हैसियत में नियोजित होते हुए अपने मालिक या नियोक्ता के कब्जे से किसी संपत्ति को चोरी करेगा। यहाँ पर नियोजन की बात कही, अगर उस समय आप नियोजित हैं तभी आप इस अपराध की परिधि में आएंगे, अगर नियोजित नहीं है तो इस अपराध की परिधि में नहीं आएंगे। तो दोनों की किसी व्यक्ति के कारावास से जो कि 7 वर्ष और जुर्माने से दंडनीय होगा। ये 381 में बताया गया है। 382 में बताया गया है थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और स्टेन इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द डेथ। क्या बताया गया है? हुवर कमिट हैविंग मेड प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग डेथ और हर्ट और स्टेन और फियर ऑफ डेथ और हर्ट और स्टेन ऑफ एनी पर्सन इन ऑर्डर टू कमिटिंग सच थेफ्ट or in order to effecting of his escape from the committing of such theft or order to retaining of property taken by such theft shall be punished with rigorous imprisonment for term which may extend to 10 years and also be liable to fine। चोरी करने के लिए यदि आप किसी व्यक्ति को मृत्यु, उपहति या अवरोध कार्य करने की तैयारी के पश्चात यदि आप चोरी करते हैं, जो कोई चोरी करने के लिए या चोरी करने के पश्चात निकल भागने के लिए या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखने के लिए, 3 पॉइंट हैं, चोरी करने के लिए या चोरी के पश्चात निकल भागने के लिए या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु, उपहति या उसका अवरोध कारित करने या मृत्यु, उपहति या अवरोध का भय कारित करके चोरी करेगा, वो कठिन कारावास से जो कि 10 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। ये 382 इसके बारे में बात करता है। अब इसके आगे जो हमारा चैप्टर, जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एक्सटॉर्शन का। तो अभी तक मैंने इसके पहले जो मैंने चर्चा की थी वो थेफ्ट की चर्चा की थी और थेफ्ट से संबंधित इसके वेरिएंट के ऊपर चर्चा की थी। थेफ्ट की डिटेल चर्चा मैंने अपने पिछले वीडियो में की है, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं और उसको आप देख सकते हैं।
आज इसके बाद मैं आपको एक्सटॉर्शन पे ले सकता हूँ। एक्सटॉर्शन जो भारतीय दंड संहिता में 383 में दिया गया है, अगर इसको इंग्लिश लॉ में कहा जाए तो इंग्लिश लॉ में इसको ब्लैकमेलिंग कहा गया है। एक्सटॉर्शन में भी बताया गया है, हु वर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन और एनी अदर and thereby dishonestly induced the person so put in fear to deliver to any person and property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into valuable security commit extortion। जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति करने के भय में आशय डालता है तो तद्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज़ जिससे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके किसी व्यक्ति को प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा, वो अध्यापन करता है। तो यहाँ पर इसके क्या क्या इंग्रीडियंट्स हो गए। एक तो फियर ऑफ एनी इंजरी, यानी किसी व्यक्ति को इंटेंशनली पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी, यानी किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के भय में से डालना। अब यहाँ पर इंजरी की एक वर्ड आया है, तो इंजरी कहाँ पर डिफाइंड है। इंजरी जो है आईपीसी में सेक्शन 44 में डिफाइन है। आईपीसी में जहाँ जहाँ इंजरी वर्ड आया है तो आप सेक्शन 44 डेफिनेशन क्लास का ही हेल्प लेंगे। सेक्शन 44 में ये बताया गया है कि इंजरी के बारे में बताया गया है सेक्शन 44 में कि इंजरी किस चीज़ की हो सकती है। इंजरी किस चीज़ की हो सकती है, किसी बॉडी की हो सकती है, माइंड की हो सकती है, रेपुटेशन की हो सकती है, और इसके अलावा जस्ट ए मिनट, द वर्ड इंजरी डिनोट्स वट एवर इलीगली कास्ट टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। 4 वर्ड है वहाँ पर, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। अगर किसी व्यक्ति को कोई हार्म इलीगल तरीके से दिया जाएगा, किस चीज़ का हार्म होगा, जो उसकी बॉडी को हार्म हो सकता है, उसकी माइंड को हार्म हो सकता है, उसकी रेपुटेशन को हार्म हो सकता है और उसकी प्रॉपर्टी को हार्म हो सकता है, वेदर मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इस तरह के हार्म कोई देता है तो ये इंजरी कहलाएगा। अब इंजरी के विषय में एक्सटॉर्शन में क्या बताया गया है। एक्सटॉर्शन में ये बताया गया है कि हु वर इंटेंशनली पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन, यानी उसी व्यक्ति को और एनी अदर पर्सन या फिर किसी अन्य व्यक्ति को, एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी or anything signed or sealed which may be converted into valuable security commit extortion। तो यहाँ पर दूसरा वर्ड जो आया है वो thereby in dishonestly induces, यानी dishonestly induces की बात आई है। तो dishonestly क्या होगा, तो dishonestly के विषय में सेक्शन 24 में बताया गया है कि whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to be think dishonestly। यानी कि रॉन्गफुल गेन करने के लिए और रॉन्गफुल लॉस करने के लिए अगर कोई चीज़ की जाती है तो डिसऑनेस्टली कहलाएगा। अब सवाल उठता है कि रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस क्या होगा। रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस की डेफिनेशन जो है सेक्शन 24 में दी गई है। इज द गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी बाय विच द पर्सन गेनिंग इट नॉट लीगली एंटाइटल्ड, यानी कि अनलॉफुल तरीके से यदि कोई प्रॉपर्टी को आप गेन करते हैं जिसके लिए आप लीगली एंटाइटल्ड नहीं है तो रॉन्गफुल गेन कहलाएगा। और रॉन्गफुल लॉस इज द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विद द पर्सन लूजिंग ऑफ लीगली एंटाइटल्ड प्रॉपर्टी, यानी किसी प्रॉपर्टी की आप लीगली एंटाइटल थे लेकिन आपने अनलॉफुल मीन्स से उसको उस प्रॉपर्टी का लॉस करा दिया, तो ये क्या होगा, रॉन्गफुल लॉस कराएगा। तो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस जब किसी प्रॉपर्टी का कराया जाता है तो यही डिसऑनेस्टली कहलाता है, जो कि सेक्शन 24 और सेक्शन 23 में दिया गया है। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर एक इंजरी वर्ड आ गया,
एक डिसऑनेस्ट वर्ड आ गया, और रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस डिसऑनेस्ट से रिलेटेड है, उसके विषय में मैंने चर्चा कर दी। तीसरा जो इसमें वर्ड आया है वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात कही गई है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे विषय में सेक्शन 30 में बताया गया है कि डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू लीगल राइट, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो लीगल राइट क्रिएट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, एक्सटेंस करता है, एक्स्ट्रा इज़ ए लीगल राइट, ये सेक्शन 30 में बताया गया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली किसी व्यक्ति को फियर ऑफ इंजरी में डालता है, इंजरी कौन सी, वही बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति को डालता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति को डालता है और डिसऑनेस्टली उससे प्रॉपर्टी डिलीवर करने की बात कहता है, या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेने की बात कहता है, या फिर कुछ ऐसे कागज़ को साइन करवा लेता है जिसको बाद में वैल्यूएबल सिक्योरिटी के रूप में कन्वर्ट कराया जा सकता है, तो अगर वो ऐसा करता है तो ये कहा जाएगा कि उसने एक्सटॉर्शन किया है। यहाँ पर एक्सटॉर्शन में जो कंसेंट होती है वो कंसेंट फियर के द्वारा ली जा रही है, यानी कंसेंट जो है इनकी फ्री कंसेंट नहीं है। किसी को डरा धमका कर यदि आप कोई प्रॉपर्टी उससे वसूल लेते हैं या कोई डॉक्यूमेंट आप उससे साइन करा ले रहे हैं तो ये कहा जाएगा एक्सटॉर्शन है। अब इसके संदर्भ में यहाँ पर जो है 4 ABCD करके एक एग्जाम्पल दे रखे हैं। इस एग्जाम्पल पे इलस्ट्रेशन पे जाने से पहले मैं आपको इसका पनिशमेंट बता दूं, क्योंकि 384 में इसके पनिशमेंट में बताया गया है। यहाँ पर यह बताया गया आइदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 3 और फाइन और बोथ, इसका भी पनिशमेंट वही है जो कि थेफ्ट का पनिशमेंट था। अब इसके 4 एग्जाम्पल को समझने का हम प्रयास करते हैं ताकि आपको एक्सटॉर्शन थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ए थ्रेटन टू पब्लिश ए डिफेमेटरी लेबल कंसर्निंग जेड अनलेस जेड गिव्स हिज मनी, ही दस इंड्यूसेस जेड टू गिव हिज मनी, ए हैज़ कमिटेड एक्सटॉर्शन। का ये धमकी देता है यदि या ने उसको धन नहीं दिया तो या के बारे में मान हानिकारक कारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा और अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार या को प्रेरित करता है कानून उद्यापन किए। यानी कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट को पब्लिश कराने की बात कह रही है कि अगर आप ये इतना पैसा आप नहीं देंगे तो आपके विरुद्ध हम डिफेमेटरी जो स्टेटमेंट है उसको पब्लिश करा देंगे। तो ये यहाँ पर किस तरह के हार्म की बात हो रही है, ये रेपुटेशन की बात हो रही है। वहाँ पर अभी इंजरी में किस तरह की चार तरह की इंजरीज बताई गई थी कि एनी हार्म विच बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, रेपुटेशन की बात हो रही है। अब इसके इलस्ट्रेशन बी की ओर चलते हैं। ए थ्रेटन जेड that he will keep Jed's child in wrongfully confinement unless Jed will sign and deliver to a promissory note binding Jed to pay certain money to A. Jed sign and deliver the note, he has committed extortion। यहाँ पर का ने या को धमकी दी यदि का कुछ धन देने के संबंध में अपने को आबद्ध करने वाला वचन पत्र हस्तांतरित करके का को प्रदत्त नहीं कर देगा तो वह के शिशु को सदोष पर विरोध में रखेगा और ये वचन पत्र हस्तांतरित करके का को प्रदत्त कर देता है। का ने उद्यापन किया। यहाँ पर का ने धमकी दी कि आप उसके बच्चे को मैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट रखूँगा यदि आप जो है कोई प्रॉमिसरी नोट मेरे पक्ष में नहीं डिलीवर कर देते हैं। का ने जो है उस प्रॉमिसरी नोट को उसके पक्ष में डिलीवर कर दिया। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर एक्सटॉर्शन किया गया। तो यहाँ पर एक्सटॉर्शन किस प्रकार की इंजरी देने की बात हुई, यहाँ पर बॉडी को एक्सटॉर्शन करने की बात हो रही है। ए थ्रेटन टू सेंड क्लब माइन टू प्लाउ अप टू जेड फील्ड्स अनलेस जेड विल बी साइन एंड डिलीवर टू बी ए bound binding Jed under a penalty to deliver certain produce to be and thereby induces Jed to sign and deliver the bond, A has committed extortion। का यह धमकी देता है यदि खा या खा को कुछ उपज प्रदत्त करने के लिए शस्त्र युक्त बंदपत्र हस्ताक्षरित नहीं करेगा और खा को नहीं देगा तो या के खेत में जोत डालने के लिए लठैत बेच देगा, तब द्वारा या को बंदपत्र हस्ताक्षरित करने के लिए प्रदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर उपज को डिलीवर करने की बात हो रही है। यहाँ पर तो यहाँ पर जो इंजरी दी जा रही है किसको दी जा रही है, जो इंजरी का नेचर क्या है, प्रॉपर्टी है कि भाई अगर आप ये हमारी उपज जो आप जो है देने के लिए आप कोई बाउंड नहीं साइन कर लेंगे तो वरना जो है आपकी खेत को जो है लठेत बेच के नष्ट कर दिया जाएगा। तो ये भी एक तरह का एक्सटॉर्शन है। डी में कहा गया ए by putting Jed in fear of grievous hurt dishonestly induces Jed to sign or affix a seal
to a blank paper and deliver to it. A sign and deliver this paper to A. Here as the paper as so signed may be converted into valuable security. A has committed extortion. का या को घोर उपपत्ति करने के भय में डालकर बेईमानी से या को उत्प्रेरित करता है और वह कोरे कागज पर हस्ताक्षर करके दे या अपनी मुद्रा लगा दे, उसे कागज प्रदत्त कर दे या उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे कागज प्रदत्त कर देता है। यहाँ इस प्रकार का हस्ताक्षरित कागज मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए का ने हस्ताक्षर किया। यहाँ पर एक प्लेन पेपर में आपको सिग्नेचर करा करके देने की बात कही गई है, धमकी दे करके, और बाद में इस प्लेन पेपर को वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर इस तरह के एक एक्सटॉर्शन किया गया है। अब इसके आगे 385 से लेकर के 389 तक का एक्सटॉर्शन के अन्य वेरिएंट के विषय में बताया गया है। इसके विषय में मैं अपने आने वाले लेक्चर में चर्चा करूंगा, और अपने आने वाले लेक्चर में आपको थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में क्या अंतर है उसके विषय में भी चर्चा करूंगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे चैनल का नाम है लॉ टेस्टिंग प्लस, मेरा नाम है शिव मोहन सोलंकी एडवोकेट। जय हिंद, जय भारत।